हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर्स। तो आज के दिन आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी बिंदुवार देखेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सोर्स है जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ सर से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छांट कर लाया गया है। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला न्यूज है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है कहां पे? तो ये टाइगर रिजर्व आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कहां पे आता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या न्यूज है यहाँ पे? टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज किया गया है और यहाँ पे जो एनुअल टाइगर रिपोर्ट सबमिट किया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से टाइगर का पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। जैसे अभी यहाँ पे 76 यानी कि 76 टाइगर्स है जिसमें से 11 क्यूब्स है। ठीक है, 11 क्यूब्स है यानी कि बच्चे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मेंटेनेंस किया गया था जिस कारण से ये इंक्रीज पॉपुलेशन देखा गया है टाइगर का। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू। डिप्टी सीएम हैं जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है पब्लिश किया गया, इनॉग्रेट किया गया। तो डिप्टी सीएम के साथ साथ जो है ये पर्यावरण मंत्री भी हैं आंध्र प्रदेश के, ये हैं पवन कल्याण। ठीक है, पवन कल्याण है और इसके साथ गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। ठीक है, सैयद अब्दुल नजीर जो है वर्तमान में गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अगर नेशनल पार्क पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क कौन कौन सा है आंध्र प्रदेश का, नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला श्री वेंकटेश्वर और दूसरा श्री पापीकोंडा। ठीक है, पापीकोंडा। ठीक है, वेंकटेश्वर। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा जो है दो नेशनल पार्क हैं और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में आता है जहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू है, डिप्टी सीएम पवन कल्याण है और गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर है। डिप्टी सीएम के साथ साथ पवन कल्याण जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। इन विच स्टेट इज द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो किस स्टेट में है ये? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जो है ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ के, और 12वें व्यक्ति हैं जिनको हिंदी साहित्य में जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, हिंदी साहित्य में इनको अवार्ड दिया गया है, तो हिंदी साहित्य के कंट्रीब्यूशन के कारण ही इनको अवार्ड दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैज बीन अवार्डेड 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। किस राज्य से हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साथ ही 12वें व्यक्ति हैं जिनको हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला है विच स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रिसीव्ड
द एक्सलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड 2024। यानी कि किस राज्य को वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को एक्सलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये राज्य है तमिलनाडु को जो है ये अवार्ड दिया गया है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है, एक्सलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। क्यों दिया गया है? क्योंकि 2017 में जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक फंड आया था, ठीक है, मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए? मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, जिसको तमिलनाडु ने काफी अच्छे से जो है इसको पूरे तमिलनाडु में काफी अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया, यूज किया, और आज के टाइम में जो है काफी बेहतर व्यवस्था है सिंचाई वगैरह की तमिलनाडु में। इस कारण से जो है तमिलनाडु को ये अवार्ड दिया गया है। क्या है अवार्ड? एक्सेलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड 2024, ठीक है। देख सकते हैं तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आधुनिक तरीके से जो है किस प्रकार से सिंचाई वगैरह करनी है, इस संबंध में जो है सारे चीज थे। तो इसमें काफी ज्यादा ये चीजें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किस तरह से जो है और नई नई चीजें बनाई जाती है। दूसरा जो वेल है, यानी कि पहले से जो कुएं खुदे हुए हैं उनको किस तरह से रिचार्ज किया जाता है, ठीक है। तो वाटर के फील्ड में जो है जल प्रबंधन के क्षेत्र में तमिलनाडु ने काफी अच्छा काम किया है, और जो फंड आया था जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसको भी काफी अच्छे से यूज किया है, इस कारण से इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट देख ही लिए हम लोग। Who has been appointed as the new MD of IFCI, ठीक है, IFCI के नए MD कौन बनाए गए? तो IFCI है क्या? IFCI होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत सरकार के अधीन ही काम करता है, लेकिन एक एनबीएफसी की तरह काम करता है, एनबीएफसी एनडी की तरह, ठीक है। तो एनबीएफसी एनडी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी, नॉन डिपॉजिट, ठीक है, जो डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करता, जमा नहीं लेता है, ऐसा एनबीएफसी के रूप में आईएफसीआई काम करता है। और ये भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में किसी को भी कोई लोन वगैरह चाहिए, किसी राज्य सरकार को या किसी एंटिटी को जो बांध बना रहा है या फिर सड़क बना रहा है, मतलब डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ भी चाहिए, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो आईएफसीआई जो है फाइनेंस करता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही जो है इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही ये काम करता है। किस रूप में काम करता है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करता है, एनडी यानी नॉन डिपॉजिट, ठीक है। और इसके साथ ही एक और टर्म इसमें जोड़ता है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, यानी कि काफी बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो राहुल भावे को जो है ये बनाया गया है, राहुल भावे को यहाँ का नया एमडी बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जस्टिस हरीश टंडन कहाँ के चीफ जस्टिस बनाया गया, किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया? जस्टिस हरीश टंडन को। तो जस्टिस हरीश टंडन को वर्तमान में ओडिशा का चीफ जस्टिस बनाया गया, ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। काफी दिनों से जो है ओडिशा का ये पद जो है रिक्त था, और जो वहां के सीनियर मोस्ट जज थे वही एडिशनल ड्यूटी निभा रहे थे। तो ओडिशा के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं हरीश टंडन, ठीक है, हरीश टंडन। कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात हाई कोर्ट से रिलेटेड, ये जो आर्टिकल है मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह का, ये आर्टिकल आता है 217, ठीक है, 217 एक के तहत जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एग्जाम में कई बार पूछता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अपॉइंटमेंट जब भी आएगा तो प्रेसिडेंट के हाथ से ही होगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनका अपॉइंटमेंट किया है। तीसरा आता है कि इनको शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ दिलवाने वाले जो है गवर्नर होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ठीक है। तो गवर्नर साहब ने जो है इनको शपथ दिलवाई है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 217 एक के तहत इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रेसिडेंट ने इनका अपॉइंटमेंट किया है, और लास्टली गवर्नर के द्वारा इनको शपथ दिलवाया जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज तपस्या, रिसेंटली सीन इन न्यूज़पेपर, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला तपस्या क्या है? क्रूज मिसाइल है, फ्रीगेट है, सबमरीन है, टैंक है। तो ये जो तपस्या है वो फ्रीगेट है, ठीक है, फ्रीगेट है। फ्रीगेट जहाज को ही फ्रीगेट कहा जाता है, ठीक है, जो शिप है शिप को ही फ्रीगेट कहा जाता है, लेकिन मेनली इसके साइज के हिसाब से इसका अलग अलग नाम रखा जाता है। जैसे कुछ जहाज को फ्रीगेट कहा जाता है और कुछ जहाज को जो है डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। मेनली दो जहाजें जो है काम करती हैं और छोटे जहाजों की श्रेणी में आते हैं। तो डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट में भी फ्रीगेट जो है छोटा होता है, जो मेनली उसका काम होता है एक सर्विलेंस करना, दूसरा किसी भी चीज की आपूर्ति करना बड़े जहाज तक, यानी कि तट से या किसी भी सर्विलेंस क्षेत्र से बड़े जहाज तक जो है मैसेज पहुंचाना, सर्विलेंस करना, सामान पहुंचाना, ये फ्रीगेट का काम होता है। डिस्ट्रॉयर जो है इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जो अकेले युद्ध लड़ सकता है, युद्ध फ्रीगेट भी लड़ सकता है। ये भी जो है सेल्फ इक्विप्ड होते हैं, काफी ज्यादा जो है इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मिसाइल से जो है, और नॉर्मल शिप की तरह ही इसमें इनबिल्ट रहती है, ठीक है। तो तपस्या जो है फ्रीगेट है। तपस्या का जो खास बात है वो ये कि 56% जो है ये स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, ठीक है, स्वदेशी है, बाद बाकी जो है और विदेशों से इसका टेक्नोलॉजी लिया गया है, और खासकर हम लोग जो टेक्नोलॉजी लेते हैं वो रशिया से लेते हैं, ठीक है। रशिया के साथ हमारा जो है 4 जहाजों का, ठीक है, जहाज मतलब फ्रीगेट जहाजों का जो है ये टर्म बना था इंडिया और रशिया का, इंडिया और रशिया का, ठीक है, फ्रीगेट जहाजों का, ठीक है। रशिया की जो कंपनी है रोसबॉर्न एक्सपोर्ट, रोसबॉर्न एक्सपोर्ट, ये कंपनी जो है डिफेंस कंपनी, इसी के साथ हम लोग ज़्यादातर डील करते हैं, ठीक है। तो इंडिया और रशिया के साथ हुआ था, जिसमें से 2 जहाज इंडिया में बनने थे और 2 जहाज जो है रशिया में बनने थे। तो इंडिया में जो 2 जहाज बनने थे वो दोनों जो जहाज बन चुके हैं और लंच भी हो चुके हैं। एक जहाज 2024 में लंच हो चुका है और एक जहाज जो है 2025 में लंच किया जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रीगेट जहाज समझ गए हैं क्या होता है। इसको बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा? इसको बनाया गया जीएसएल कंपनी के द्वारा, जीएसएल यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है, इसका जो कंपनी है ये है वास्को डी गामा, ठीक है, गोवा में इसका जो हेडक्वार्टर है, और एक सीपीएसयू है यानी कि भारत सरकार की है, भारत सरकार की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, केंद्रीय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये आती है, ठीक है, और 1957 में जो है ये बनाई गई थी, ठीक। तो जितने भी हैवी शिप्स वगैरह होते हैं सब जीएसएल के द्वारा, ज़्यादातर ये इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चेस, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चेस जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करता है? तो ये डीआरडीओ के अंतर्गत काम करता है। अब चेस से संबंधित क्या न्यूज है? तो चेस ने जो है पारस कंपनी के साथ मिलकर के, पारस कंपनी के साथ मिलकर के एक डील साइन किया है, ठीक है। डील है किस चीज के लिए? तो एक लेजर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, ठीक है। पारस डिफेंस के साथ मिलकर के जो है चेस काम कर रही है। पारस डिफेंस जो है एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। क्या काम करेगी ये? तो एक लेजर सोर्स मॉड्यूल का निर्माण करेगी, बीम कंट्रोल सिस्टम, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी कि छोटे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, जैसे इस हिसाब से छोटे प्लेटफॉर्म पे इसको इनबिल्ट किया जा सकता है। और इसका मेनली यूज किसके लिए होगा? एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन, यानी कि कोई दुश्मन का ड्रोन आ रहा है जिसको हम लोग इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से हवा में ही मार सकते हैं। पहली बार इस तरह के हथियार का जो अनावरण है वो इजराइल ने किया था। बाद में पता चला कि इजराइल के पास अभी भी एक से एक अत्याधुनिक हथियार है, और पहली बार दुनिया ने वो लेजर टेक्नोलॉजी देखी जिसके मदद से जो है मिसाइल्स को मार रहा था इजराइल। और उसके बाद धीरे धीरे और भी देश जो है इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। ब्रिटेन भी डेवलप कर चुका है इसको, और भी देश जो है धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है एयर वार ज़्यादा होगा और उसमें भी खासकर ड्रोन से अटैक होने की संभावना ज़्यादातर है, ठीक है। चलिए, रिसेंटली जापान एस्ट्रोस्केल एंड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस साइंड एन एग्रीमेंट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? हाल ही में जापान की एस्ट्रोस्केल और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के बीच समझौता हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी इन दो कंपनियों के बीच जो समझौता उसका उद्देश्य क्या है? तो बेलाट्रिक्स जो एरोस्पेस है ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है भारत की,
ठीक है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और जापान की जो है एस्ट्रो स्केल, दोनों का मेन उद्देश्य है और स्पेस डेब्रिस को रिमूव करना। ठीक है, स्पेस में जो कचरा हो जाता है, यानी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या टूट जाते हैं टकरा करके, उसके डेब्रिस, उसका जो कचरा होता है, पार्ट्स पुर्जा होता है, वो अंतरिक्ष में ही बिखर जाता है। और जो नया सैटेलाइट जाता है उसके लिए बड़ा खतरा बना हुआ रहता है, अगर उससे टकरा गया तो वो सैटेलाइट भी कचरे में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है कचरे की भरमार हो रही है स्पेस में। और भारत ने भी जो है इस चीज को स्वीकारा है कि 2030 तक जो है हम कचरा मुक्त अंतरिक्ष यान शुरू करेंगे। ठीक है, कचरा मुक्त अंतरिक्ष जो हमारा मिशन है वो शुरू करेंगे। हमारे मिशन में कोई भी स्पेस डेब्रिस नहीं होगा और उससे पहले जो भी स्पेस डेब्रिस है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। उसी दिशा में जापान की ये कंपनी एस्ट्रो स्केल और भारत के बेलाट्रिक्स दोनों ने जो है समझौता किए हैं, किसके लिए? अंतरिक्ष कचरे को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑस्कर पियास्ट्री ने F1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, ऑस्कर पियास्ट्री, नाम याद रखिएगा, ऑस्कर पियास्ट्री ने स्पेस F1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीता है। ये किस चीज से रिलेटेड था? तो ये कार रेसिंग था। ठीक है, कार रेसिंग था। कहां पे हुआ था? शंघाई, चाइना। ठीक है, शंघाई चाइना में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो ये शंघाई इंटरनेशनल शंघाई सर्किट में हुआ था। ठीक है, वहीं पे इसका आयोजन किया था। जो जिस ब्रांड से ये रेसिंग किए थे उसका नाम है मैकलैरेन। ठीक है, इस ब्रांड के हिसाब से जो है ये अपना कंपटीशन लड़े थे। ठीक है, तो F1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो है ऑस्कर पियास्ट्री जीत चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड पपेट्री डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो वर्ल्ड पपेट्री डे कब होता है? पपेट्री आप लोग जानते होंगे, पहले कठपुतली जिसको बोलते हैं, कठपुतली। यहाँ पे गांव में भी काफी सारे लोग आते थे जो कठपुतली नचाने का काम करते थे। ठीक है, तो वो कला जो है धीरे धीरे जो है विलुप्त होती जा रहे हैं। लोग अभी आजकल मोबाइल और टीवी ये सब में ही घुसे, ये चलते रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है विलुप्त हो जा रही है। लोग अब इस कला के बारे में शायद ही कहीं देख पाते हैं, नहीं तो मेला वगैरह में जो है लगभग जो भारत की ग्रामीण संस्कृति है वहाँ पे कई बार ऐसे चीज़ों को देखा जाता था। वहाँ पे मेला लगता था तो वहाँ पे कठपुतली वाला भी जो है खेल दिखाने के लिए आता था। तो ये विलुप्त होती कला को फिर से इसको प्रमोट करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड पपेट्री डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता था। इस बार का जो थीम था, थीम 2025 का जो थीम था वो था रोबोट्स, AI एंड ड्रीम ऑफ पपेट। ठीक है, ड्रीम ऑफ पपेट ये थीम था इस बार का। तो ये कला को जो है प्रमोट करने के लिए, ये कला भविष्य में भी लोगों को देखने को मिले, इसके लिए किया जाता था। व्हेन वाज अर्थ आवर 2025 ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अर्थ आवर जो है कब मनाया गया? ठीक है, तो अर्थ आवर जो है 22 मार्च को मनाया गया इस बार का 2025 का। अर्थ आवर बेसिकली है क्या? तो अर्थ आवर में क्या किया जाता है? तो 8:30 से 9:30 तक सभी लोग और जो है अपने अपने मोबाइल, लाइट्स, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उस सबको बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, हर साल इसको मनाया जाता था। हर साल जो मनाया जाता है वो लास्ट जो सैटरडे होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है, उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार का लास्ट सैटरडे जो है 22 मार्च को पड़ा है, तो 22 मार्च को ही जो है इस बार मनाया गया है। और क्या खास बात है इसमें? तो इसको मनाया किस संस्था के द्वारा जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के द्वारा मनाया जाता है। शुरुआत कहां से हुआ है? तो 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत जब हुआ था तो 31 मार्च को ये मनाया जाता था, 31 मार्च को, मार्च के लास्ट डेट को। उसके बाद भारत में इसकी शुरुआत 28 मार्च 2003 से हुई। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा एक प्रयास किया जाता है सामूहिक रूप से कि लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद रहे, यानी कि बिजली की जो खपत है 1 घंटे के लिए बंद रहे। और ये 1 घंटे में जो है काफ़ी अभूतपूर्व चीज़ें देखने को मिलती है कि हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी दिन के लिए बढ़ जाता है।
ठीक है, मतलब एक तरह से बचत करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियों को भी जो वो चीज देखने को मिले, इसके लिए जो है 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए वर्ल्ड अर्थ आवर में जो है इसको बंद किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये संस्था जो है इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और 1961 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड फूड, सेफ वाटर, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन और नन ऑफ द दिस। इस बार का जो थीम था वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, यानी ग्लेशियरों को सुरक्षित रहना, क्योंकि पिछले बार भी एक रिपोर्ट आई थी एक दिन पहले 21 मार्च के बारे में, वर्ल्ड ग्लेशियर डे पे रिपोर्ट आई थी जिसमें काफी ग्लेशियर जो है विलुप्त होने के कगार पे है और आने वाले 20 वर्षों के दौरान हम लोग 60% ग्लेशियर्स को खो देंगे। ग्लेशियर्स खोने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ हम बर्फ के एक टुकड़े को खो देंगे। ग्लेशियर्स खोने का मतलब ये होगा कि हम साफ पानी के सबसे बड़े स्रोत को खो रहे हैं। दूसरा कि अगर ये लेवल बर्फ अगर पिघलेगा, पानी में जाएगा, पानी जलमग्न होगी पृथ्वी और इससे जो है जो एक आइस एज है वो आने की संभावना हो जाएगी। तो पूरी पृथ्वी के लिए खतरा बना हुआ है। अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो एक भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है 1993 से ये मनाना शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, इसी दौरान जो है इसी उपलक्ष्य में, वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका टाइटल था वाटर टावर्स, माउंटेन एंड ग्लेशियर। यूनेस्को और यूएन वाटर के द्वारा जो है ये रिपोर्ट इश्यू की गई। भारत की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है कैच द रेन जल शक्ति अभियान। पंचकुला हरियाणा से ये अभियान जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए भारत में इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन पे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम लोगों ने देख लिया। इसका जो पीडीएफ होगा आप इसके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और निश्चित यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको क्लियर करना है, तो आपको निश्चित ही दृष्टिकोण आईएएस का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फ्रीवीज जो है आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसलिए एप्लीकेशन निश्चित रूप से डाउनलोड करें और हर दिन पीडीएफ डाउनलोड करके उसको बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।